सिविल वॉर के लिए तैयार होने के बावजूद उसने अपनी किस्मत बदलने के लिए डेस्परेटली संघर्ष किया, लेकिन अंत में वह सिंहासन की लड़ाई हार गई। एसेस फ्रेजियर ने उससे मैरी करने का डिसाइड किया। इसका एकमात्र कारण उसका रॉयल स्टेटस था। एसेस ने उससे केवल अपने टाइटल के लिए एक स्टेबल सक्सेशन सिक्योर करने के लिए अप्रोच किया था। बेशक लिशियन के दृष्टिकोण से यह प्रपोजल किसी भी तरह से वेलकम योग्य नहीं था। अपने सपनों से किसी दूर के रास्ते पर चलना किसे अच्छा लगेगा, पर उनके फियर्स रिफ्यूज़ल के बावजूद पॉलिटिकल मैरिज जबरन संपन्न करवाई गई और इस तरह वह लिशियन फ्रेजियर बन गई। एक अवांछित विवाह से कभी खुशी मिलने की कितनी संभावना है। कभी कर्मठ महिला रही लिशियन अब पिंजरे में फंसी चिड़िया बन गई और हेल्पलेसनेस से कंज्यूम्ड। वेडिंग के बाद उसने जल्द ही खाना पीना बंद कर दिया और खुद को सबसे अलग कर लिया। और तभी हम लिशियन को देखते हैं और एक मेट उसके पास आते हुए कहती है, माय लेडी, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आप सचमुच बीमार पड़ जाएंगी। कृपया आपको कुछ खाना ही होगा। पर लिशियन खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, वह बाहर क्या दिख रहा है? तो मेट बताती है, वो जिसे आप खिड़की से देख सकते हैं, इसे स्टेटिस प्लेन कहते हैं माय लेडी। यह सुनकर लिशियन कहती है, स्टेटिस प्लेन? यह कुछ मेरे होमलैंड जैसा दिखता है। एक ऐसा परिदृश्य जो बेहद फैमिलियर सा लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सुना था। इट्स ब्यूटीफुल। अपनी निराशाजनक मैरिज के बाद उसकी एकमात्र खुशी वह अपनी खिड़की से उन विशाल मैदानों को निहार रही थी। प्राकृतिक दृश्यों और खिलते हुए फूलों को देखते हुए लिशियन कम से कम एक हल्की सी मुस्कान तो फिर से पा सकती थी। पर तभी कोई पीछे से उसके पास आते हुए कहता है, अगर आपको यह इतना पसंद है तो आप खुद प्लेन्स को विजिट क्यों नहीं करते? और यह बात सुनकर वो फ्लिंच हो जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। वह एसेस था। एसेस उसके पास आते हुए कहता है, दिन भर घर के अंदर रहने की बजाय शायद इसकी देखभाल करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, पर आपके करंट कंडीशन में आप अकेले नहीं जा सकते, तो मुझे आपको साथ ले जाने की अनुमति दें। और सडन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके पास आकर कहता है, चलो साथ चलते हैं। लिशियन ने अनिच्छा से जिस अरेंज्ड मैरिज को स्वीकार किया वह पेनफुल थी, लेकिन एसेस जिसे इसमें मजबूरी में धकेला गया उसे भी कोई राहत नहीं मिली। वह हमेशा उसके प्रति गिल्ट से ग्रस्त रहता। हालांकि वह क्लमसी था, पर उसने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की और लिशियन को उस सिंसियरिटी का एहसास होने लगा। और जिस व्यक्ति से वह कभी नफरत करती थी, धीरे धीरे उसने उसके दिल में जगह बना ली। और जिस स्टेटिस प्लेन में वह अनिच्छा से विजिट करने गई वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर निकला। और तब से लिशियन स्वयं वहाँ के फूलों की देखभाल करने लगी और उसका चेहरा दिन प्रतिदिन खिल उठता गया और उसके होंठों पर मुस्कान लौट आई। और तभी लिशियन एसेस को देखते हुए कहती है, एसेस थैंक यू। और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसकी स्माइल देखकर वह ब्लश करने लगता है। धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से लिशियन यंग ग्रैंड ड्यूक के दिल को पूरी तरह से भरने के लिए आई थी। एक समय ऐसा था जब एसेस को लगता था कि वह उससे कभी भी सच्चे दिल से करीब नहीं आ पाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके भीतर छोटी छोटी आशाएं पनपने लगी। शायद वह यह कामना करने लगा, काश वे एक दूसरे के लिए अनमोल फैमिली बन जाएं। पर फिर भी उनका रिश्ता कभी नाटकीय रूप से विकसित नहीं हुआ। लोगों के बीच फैली अफवाहों के विपरीत कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ग्रैंड ड्यूक हमेशा से ही स्पष्टवादी और संयमित स्वभाव के थे और लिशियन कॉशियस रहते हुए कभी भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। और इस तरह दोनों ने अपने दिल की बात चुपचाप छुपा कर रखी। समय बीतता गया और कपल के 4 बच्चे हुए। प्रत्येक बच्चे के जन्म के साथ उनके बीच की दूरी कम होती प्रतीत हो रही थी, लेकिन ट्रेजेडी हमेशा बिना किसी वार्निंग के आती है। एक दिन अचानक उनकी सबसे बड़ी बेटी हयासिंथिया का निधन हो गया और इस क्षति से व्याकुल होकर ग्रैंड डचेस भी जल्दी उसके पीछे पीछे चली गई और उनका प्यार खत्म हो गया। बस एक दूसरे के दिलों में यादें रह गई। पर ग्रैंड ड्यूक आज भी उनके निधन पर शोक मनाते हैं और लिशियन की कब्र उस स्थान पर बनाई गई थी जहां से स्टेटिस प्लेन सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और जब भी उसे उसकी याद आती तो वो उस पहाड़ी पर जाकर उसे निहारता था। उनके लिए स्टेटिस प्लेन उनकी प्रिय वाइफ की साक्षात छवि थी। और यह सब मेमोरीज देख टूलिया कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है
कि ग्रैंड ड्यूक और डचेस एक दूसरे से प्यार करते थे। यह गेम की कहानियाँ सबके द्वारा जानी जाने वाली बातों से बिल्कुल अलग है। मैंने इस गेम को काउंटलेस टाइम क्लियर किया और मुझे कभी पता ही नहीं था कि उनके बीच इस तरह की कोई बैक स्टोरी भी है। वेल ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था, गेम के इस हिस्से को कभी शामिल ही नहीं किया गया था। और वह सिस्टम को देखते हुए कहती है, तो इसी वजह से उसके अफेक्शन स्कोर में अचानक उछाल आया। तो यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैंने उनके फैसले के खिलाफ वोट दिया था। वह इस बात के लिए आभारी थे कि मैंने ग्रैंड डचेस की मेमोरी को प्रिजर्व करने में मदद की। मैं उसके अफेक्शन पॉइंट बढ़ाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि जो असल में मायने रखता है मैं उसे पूरी तरह से भूल गई। जैसे भूमि से उसे सबसे अधिक प्रेम था, उसके बारे में दूसरों को लापरवाही से बातें करने देना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बात उसे अंदर ही अंदर खा गई होगी। और प्रेजेंट में वह अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर। और तभी ग्रैंड ड्यूक उसे कहता है, तुम अभी भी यहाँ हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। आप जो भी कहेंगे मेरा मन नहीं बदलेगा, तो वापस जाओ। पर टूलिया कहने लगती है, मुझे अभी अभी एक बात याद आई। ग्रैंड मदर उस जमीन से कितना गहरा लगाव रखती थी, है ना? और सडन यह बात सुनकर वह कहता है, क्या? पर टूलिया कहती है, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इस मैदान के मूल्य को केवल अपने लाभ के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और वो कहती है, पर मैं स्वयं ग्रैंड मदर से क्षमा नहीं मांग सकती, लेकिन मैं उनकी याद में आपके साथ उस भूमि की रक्षा करूंगी। और तभी वो अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेरते हुए कहती है, आखिरकार मैं भी उसकी फैमिली हूँ। और ग्रैंड ड्यूक हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, ग्रैंड मदर? और टोलिया उसे कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप उस मैदान की निगरानी उसी तरह करते रहेंगे जैसे आप हमेशा करते आए हैं। और टोलिया ग्रैंड मदर को याद करते हुए कहती है, जिस भूमि से आपको इतना प्यार था वह हमारी यादों के साथ हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहे। और ड्यूक भी उसी स्टेटस प्लेन की ओर देखने लगता है। और तभी टोलिया झुकते हुए ग्रैंड ड्यूक से कहती है, मुझे अनुचित समय पर बोलने के लिए क्षमा करें, मुझे सचमुच बहुत खेद है ग्रैंडफादर, तो अब मैं चलती हूँ। पर तभी ग्रैंड ड्यूक उसे कहता है, क्या आप अपने प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी का पेंडेंट प्राप्त करना चाहती हैं? और यह सुनकर टोलिया फ्लिंच हो जाती है और कहने लगती है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ग्रैंड ड्यूक कहता है, क्या आपने खुद ही यह नहीं कहा था कि आपने डायरेक्ट हायर के पेंडेंट के लिए यह एक्ट किया था? तो तब मैं आपको एक अर्न करने का मौका दूंगा। और यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडफादर। और ग्रैंड ड्यूक कहता है, आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें यह पुरस्कार डेब्यूटेंट समारोह में मिलेगा, यह याद रखना। और तभी ग्रैंड ड्यूक उसे कहता है, कंडेमियन का आयोजन जल्दी होगा, क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? और वो भी सोचती है, कंडेमियन, द स्पेशल ट्रायल कंडेमियन, परिवार के मुखिया को प्राप्त यह एक विशेष अधिकार है जिसका प्रयोग वह हर 10 साल में केवल एक बार कर सकता है। सामान्यतः डायरेक्ट हायर उचित आयु में अपनी क्वालिफिकेशन टेस्ट देते हैं, लेकिन कंडेमियन किसी को कम उम्र में ही वह दर्जा हासिल करने की अनुमति देता है। यह उनके एंसेस्टर्स द्वारा शुरू की गई एक परंपरा थी, प्रतिभाशाली उत्तराधिकारियों के लिए दुनिया का अनुभव जल्द करने का एक तरीका। तो यह इस तरह था, अगर मैं टेस्ट पास कर लेती हूँ तो मुझे सीधे डायरेक्ट हायर का पेंडेंट मिल सकता है। और मैंने इस कारण से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मुझे मौका मिलने पर उसे ठुकराना नहीं चाहिए। और तभी वो ड्यूक से कहती है, हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, वह टेस्ट मैं उसे हर हाल में पास कर लूँगी। और तभी सीन लिलियस पर आता है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहता है, टोलिया के लिए डायरेक्ट लीनेज पेंडेंट, यह हमारे फैमिली लॉ के अगेंस्ट है। और ग्रैंड ड्यूक उसे देखते हुए कहता है, उसने अभी तक परीक्षा भी नहीं दी है। और वो उसे कहता है, ओ लिलियस, यह कैसा घिनौना व्यवहार है। और ड्यूक उसे आगे बताता है, और रिकॉर्ड के लिए यह हमारे फैमिली लॉ के अनुसार संचालित किया जा रहा है। और एकेडेमियन को डायरेक्ट लाइन के प्रतिभाशाली युवा सदस्यों के लिए बनाया गया था। और आप प्रीवियस फैमिली हेड द्वारा स्थापित लॉ के आधार पर क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हैं? और अब तक टोलिया के कार्य बेहद शानदार रहे हैं और वह एकेडेमियन परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। और यह सारी बातें सुनकर लिलियस घबराने लगता है, पर वह कहता है, हाँ लेकिन क्या आप भूल गए कि टोलिया ने टैडरी के साथ क्या किया था? वह ब्रैट,
यह सुनकर ड्यूक उसे कहता है, पर क्या यह सब टेड्रिक ने शुरू नहीं किया था? पर तभी ड्यूक सीरियस होकर उसे कहने लगता है, क्या आप वाकई किसी ऐसे मामले को उठाना चाह रही हैं जिसका निपटारा पहले ही हो चुका है और इस संबंध में आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है? और तभी वो लिलियस को कहता है, मुझे और कितनी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और यह सुनकर लिलियस कहता है, वो फादर, यह एक गलत फहमी है। पर तभी ग्रैंड ड्यूक गुस्से में उठ जाता है और उसे कहता है, लिलियस, यह तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। और इससे डरकर लिलियस अपने आप को कवर करने लगता है। और ग्रैंड ड्यूक टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए उसे कहता है, आप कुछ भी कहें, कैडेमियन परिवार के मुखिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब मैं आपकी बेतुकी टिप्पणियों को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब इस कमरे से बाहर निकलो। और हम लिलियस को देखते हैं जो बाहर आ चुका था और वो कहता है, अविश्वसनीय, वो नीच औरत कैडेमियन को ले जा रही है। और गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे उस परीक्षा में पास होने से रोकना ही होगा। और गुस्से में टूलिया को याद करते हुए कहता है, मैं मैदानों की ओनरशिप हासिल करने में विफल रहने के कारण पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ। और जब तक टेड्रिक परिवीक्षावधि में है, उस लड़की को अपना प्रभाव बढ़ाने देना बहुत खतरनाक है। उस बेवकूफ़ लड़की ने ये सब कैसे कर दिखाया? और यह सब सोचते सोचते वह कांपते हुए अपने नेल को बाइट करने लगता है और कहता है, वह आसानी से परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं ज़रा सी भी संभावना नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है, इस तरह या किसी और तरह मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे पूरी तरह से कुचल दूंगा। और कैडेमियन का दिन भी आ जाता है। कैडेमियन प्रत्यक्ष वंश के प्रतिभाशाली सदस्यों के लिए एक स्पेशल टेस्ट, क्योंकि यह परीक्षा परिवार के मुखिया के पूर्ण अधिकार के तहत संचालित की जाती है, इसलिए किसी प्रकार की चीटिंग टॉलरेट नहीं की जा सकती। और इसे इन्श्योर करने के लिए और कार्रवाई की देखरेख के लिए बाहर से एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। तो अगर मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो शायद मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिल जाए। और तभी टोलिया को भी कहता है, गुड डे लेडी टोलिया। और यह बात सुनकर वो कहती है, वो यहाँ है। और वो पर्सन उसके पास आते हुए कहता है, मेरा नाम स्कल्स कमिट है और मैं एक न्यूमा हूँ। तो क्या अब हम टेस्ट शुरू करें? और टोलिया उसे देखते हुए कहती है, न्यूमा ब्रियान एम्पायर स्प्रिंग कॉन्टिनेंट का एकमात्र साम्राज्य है और वहाँ पावर के 4 ग्रेट पिलर मौजूद हैं। पहला है इंपीरियल फैमिली और दूसरा ग्रैंड ड्यूकल हाउस ऑफ फ्रेजियर और तीसरा है 4 ड्यूकल हाउसेस और लास्ट व्हाइट आइवरी टावर। व्हाइट आइवरी टावर ऑल नॉलेज का कलेक्शन है और प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक गैदरिंग प्लेस। और यहाँ के विद्वानों को निश्चित स्तर पर पहुँचने पर न्यूमा की उपाधि प्रदान की जाती है। और इनमें से स्कल्स कमिट नामक करैक्टर इतिहास का सबसे कम उम्र का न्यूमा है। स्पोर्टिंग करैक्टर होने के बावजूद वह अपनी इंटेलिजेंट और कूल हेडेड इमेज के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं और उनकी फेवरेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमती का प्रदर्शन करके उन्हें आश्चर्यचकित करना है। और यह क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए एक अनिवार्य करैक्टर है जो मेन लीड करैक्टर में से एक है। और स्कल उसके पेपर्स को चेक कर रहा था और टोलिया उन्हें देखते हुए कहती है, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उनसे इस तरह मिलना वाकई अद्भुत है।